हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर। मेरा नाम है आनंद कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर में अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं मेंडल का दोनों प्रयोग यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मेंडल की वंशागति का नियम। आज के क्लास में हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिस पर मेंडल का नियम काम नहीं करता है, जैसे कि आज हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ने वाले हैं, को डोमिनेंस पढ़ने वाले हैं और उसी के अंतर्गत हम लोग ह्यूमन ब्लड ग्रुप और मल्टीपल एलिलिज्म को भी समझेंगे। और आज के ही क्लास में हम लोग जानेंगे कि पेरेंट का ब्लड ग्रुप बच्चे में कैसे कैसे ट्रांसफर करता है, यानी कि माता पिता का ब्लड ग्रुप ऐसा ऐसा है तो होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा होगा। ये बच्चा के जन्म के पहले ही हम बता सकते हैं कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, एक संभावना पता चल जाता है। ठीक है, तो आज का क्लास करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हम लोग पढ़ते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको हिंदी में कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है? ये एक पौधा होता है जिसका नाम है डॉग फ्लावर। डॉग फ्लावर, इसी का दूसरा नाम होता है स्नैप ड्रैगन। स्नैप ड्रैगन, ठीक है। या फिर एक दूसरा पौधा होता है जिसका नाम है मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा, इसका दूसरा नाम होता है 4 o'clock। 4 o'clock, यानी कि डॉग फ्लावर का दूसरा नाम है स्नैप ड्रैगन, एक दूसरा पौधा होता है मिराबिलिस जलापा, इसका दूसरा नाम होता है 4 o'clock। ये वैसा पौधा है जिसमें कई रंगों का फूल बनता है, बहुत सारे रंगों का। ये अच्छा फूल उत्पन्न करने वाला पौधा है। ठीक है, तो जब डॉग फ्लावर या मिराबिलिस जलापा के लाल और सफेद फूल उत्पन्न करने वाले पौधे के बीच में क्रॉस पोलिनेशन कराया जाता है, लाल और सफेद फूल उत्पन्न करने वाले पौधा के बीच में क्रॉस पोलिनेशन कराया जाता है, तो मेंडल के नियम के अनुसार लाल प्रभावी होना चाहिए, सफेद अप्रभावी होना चाहिए और F1 पीढ़ी में लाल फूल दिखाई पड़ना चाहिए, लेकिन कि लाल फूल दिखता नहीं है। डायग्राम बनाते चलते हैं साथ साथ। ठीक है, एक पौधा लिया गया जिसमें लाल फूल उत्पन्न होता है, रेड फ्लावर, और एक दूसरा पौधा लिया गया जिसमें सफेद फूल उत्पन्न होता है। सफेद फूल उत्पन्न होता है, व्हाइट फ्लावर। व्हाइट फ्लावर उत्पन्न होता है। जिन लिखते हैं, लाल फूल वाले पौधे में फूल के रंग को लाल करने वाला जो जीन है वो है डबल कैपिटल R, और सफेद फूल वाले पौधे में जो सफेद रंग वाला जो जीन है वो है डबल छोटी r, डबल स्मॉल r। दोनों रंग ही ना है, इसलिए अगर R का यूज किया है तो दोनों तरफ R का यूज करना पड़ेगा। जो डोमिनेंट होता है, जो प्रभावी होता है, उसको कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, जो अप्रभावी होगा, जो रिसेसिव होगा, उसको हम स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। ठीक है, तो जब इसमें गेमिट बनेगा तो गेमिट में केवल R एलिल आएगा, यहां जब गेमिट बनेगा तो केवल स्मॉल r आएगा, है कि नहीं। और जब क्रॉस पोलिनेशन के दौरान ये दोनों जुड़ेगा तो F1 पीढ़ी में एक तरफ से आया कैपिटल R, एक तरफ से आया स्मॉल r। तो F1 पीढ़ी का ये जो पौधा बना, ये कैसा फूल उत्पन्न करेगा? मेंडल ने तो यही कहा था, प्रभाविता के नियम में, लॉ ऑफ डोमिनेंस में यही कहा था कि जब भी एक ही लक्षण वाले, एक लक्षण के दो
अलग अलग ट्रेट वाले शुद्ध जनक के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल एक ही पेरेंट का लक्षण दिखता है और दूसरे पेरेंट का लक्षण नहीं दिखता है। जिसका लक्षण दिखता है उसको हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, और जिसका लक्षण नहीं दिखता उसको हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यानी कि मेंडल के नियम के अनुसार यहां पर हमको दिखना चाहिए लाल फूल, है ना, सफेद फूल अप्रभावी हो जाएगा, लाल रंग प्रभावी हो जाएगा। तो यहां पर हमको दिखना चाहिए था कैसा, लाल फूल दिखना चाहिए, लेकिन कि लाल फूल नहीं होता है। यहां फूल हो जाता है गुलाबी, यहां फूल हो जाता है कैसा, गुलाबी फूल हो जाता है, यहां फूल हो जाता है गुलाबी। ये कैसा फूल हो गया, गुलाबी फूल हो गया, ठीक है ना। ये पिंक फ्लावर हो गया, पिंक फ्लावर, गुलाबी फूल हो गया। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। हाँ, तो यहां पर हो गया गुलाबी फूल का पौधा प्राप्त होता है। यहां पर लाल रंग नहीं पूरा पूरी दिखा, यहां पर कलर मिक्स हुआ। इसका मतलब है कि यह है F1 पीढ़ी। ये क्या है, ये है, अच्छा ये हो गया P पीढ़ी, ये हो गया P पीढ़ी, ये हो गया उसका गेमिट, ये हो गया इसका गेमिट्स, और ये हो गया F1 पीढ़ी, ये हो गया F1 पीढ़ी। तो जब F1 पीढ़ी के जीव पर उसके प्रभावी जनक का, उसके डोमिनेंट पेरेंट का अपूर्ण प्रभाव, अधूरा प्रभाव, इनकम्प्लीट प्रभाव पड़ता है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि लाल और सफेद में प्रभावी होना चाहिए क्या, लाल, तो दिखना चाहिए था F1 पीढ़ी में कैसा, लाल, लेकिन कि यहां लाल रंग सफेद रंग के ऊपर अपना पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं दिखाया, अपना आधा अधूरा टाइप का प्रभाव दिखाया, इसलिए कलर यहां पर मिक्स हो गया। लाल और सफेद मिक्स हुआ तो बन गया कैसा, गुलाबी। ऐसे भी अगर हम लाल और सफेद कलर को मिक्स करें, कलर को मिक्स करें तो गुलाबी ही बनता है कि नहीं। इसी तरह से लाल रंग सफेद के ऊपर अपना पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं दिखाया, आधा अधूरा टाइप का प्रभाव दिखाया, और इसलिए ये लाल रंग फीका हो गया और हो गया कैसा, F1 पीढ़ी में गुलाबी फूल वाला पौधा प्राप्त हुआ, है कि नहीं। तो जब F1 पीढ़ी के जीव पर उसके प्रभावी जनक का अपूर्ण प्रभाव पड़ता है तो हम ऐसी घटना को ही कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी कि मेंडल का नियम यही कहता है कि F1 पीढ़ी के जीव पर किसी एक जनक का ही पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ना चाहिए, दूसरे जनक का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन कि यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि लाल रंग, फूल का लाल रंग सफेद के ऊपर अपना पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं दिखाया, अपना आधा अधूरा टाइप का प्रभाव दिखाया, इसलिए कलर हो गया फीका, या बोलेंगे कि ये लाल और सफेद मिक्स होकर के बना लिया गुलाबी फूल। तो जब F1 पीढ़ी के जीव पर उसके प्रभावी जनक का अपूर्ण प्रभाव पड़ता है, अधूरा टाइप का प्रभाव पड़ता है, तो हम ऐसी घटना को ही कहते हैं क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। थोड़ा सा लिखें परिभाषा, यहां थोड़ा सा लिखते हैं। F1 पीढ़ी के जीव पर, F1 पीढ़ी के जीव पर उसके प्रभावी जनक का, उसके प्रभावी जनक का अपूर्ण प्रभाव, प्रभावी जनक का अपूर्ण प्रभाव, अपूर्ण प्रभाव पड़ता है, तो ऐसी घटना को बोलेंगे क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एग्जाम्पल में हम दो तरह के पौधा का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, या तो डॉग फ्लावर पर हम इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर मिराबिलिस जलापा पर हम इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा आंसर तो ऐसे यहीं पर निकल रहा है, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके हम F2 पीढ़ी को भी प्राप्त करेंगे। तो प्राप्त करते हैं F2 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी के पौधा में किया जाएगा क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। तो जब हम सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो क्या करते हैं, कैपिटल R स्मॉल r, ये मेल पार्ट हो गया, है ना, मेल पार्ट हो गया, फिर कैपिटल R स्मॉल r, ये हो गया कौन सा, फीमेल पार्ट हो गया। F1 पीढ़ी ही है ना, ये क्या है, F1 पीढ़ी ही है, F1 पीढ़ी का ही ये पौधा, यही पौधा है, यही पौधा, पौधा दूसरा नहीं है, यही पौधा है।
और इसके हम नर भाग को, मेल पार्ट को अलग लिखे हैं, फीमेल पार्ट को अलग लिखे हैं, और यहां पर अब हम गेमिट बना लेते हैं। जब इसमें गेमिट बनेगा तो कैपिटल आर अलग होगा, स्मॉल आर अलग हो जाएगा, फिर यहां गेमिट बनेगा तो कैपिटल आर अलग हो जाएगा, स्मॉल आर अलग हो जाएगा। ये क्या हो गया, इस लाइन में गेमिट्स हो गया, इस लाइन में फिर क्या हो गया, गेमिट्स हो गया। और इस गेमिट्स को जब हम जोड़ेंगे, ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, है ना, इसको थोड़ा बड़ा हो रहा है, ये जगह कम बच रहा है यहां। ठीक है, अब हो जाएगा। तो जब हम इसका क्रॉस कराएंगे, ये कैपिटल आर, ये जो कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर अगर इस कैपिटल आर से जुड़ता है तो अगली पीढ़ी में कैपिटल आर आएगा, यानी लाल लाल, तो फुल कैसा हो जाएगा, लाल फुल हो जाएगा। अगर ये कैपिटल आर स्मॉल आर अगर जुड़े तो फिर कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा। यहां पर फिर लाल रंग सफेद के ऊपर अपना अपूर्ण प्रभाव दिखाएगा, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। यहां हो जाएगा फिर से कैसा फूल, गुलाबी फूल। जिससे बड़ी आर छोटी आर आया था तो गुलाबी फूल था ना, सेम वही चीज तो आ रहा है, बड़ी आर छोटी आर, यानी कि लाल रंग सफेद के ऊपर अपना अपूर्ण प्रभाव दिखा रहा है, ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। और अगर छोटी आर और बड़ी आर जुड़ेगा तो फिर वही बात, बड़ी आर छोटी आर, फिर से कैसा, गुलाबी फूल वाला पौधा प्राप्त होगा। और अगर छोटी आर जुड़ता है तो फिर छोटी आर का मतलब दोनों एरियल सफेद रंग के लिए, इसलिए फूल कैसा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। ये कौन सा पीढ़ी प्राप्त हुआ, यह है F2 पीढ़ी, यह है F2 पीढ़ी, है ना, यह है F2 पीढ़ी। अब यहां पर अगर हम अनुपात निकालें, अगर हम अनुपात निकालें, कहां लिख दें, इधर लिखें, यहां लिख देते हैं, इधर लिखते हैं, इस जगह लिख देते हैं, ठीक है ना। फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो, इसका हम लिखते हैं फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो निकालते हैं। तो जब हम इसका फिनोटिपिक रेशियो निकालते हैं तो हम यहां देखते हैं कि कितने तरह का पौधा F2 पीढ़ी में प्राप्त हुआ, लाल फूल वाला, गुलाबी फूल वाला 2 गो और सफेद फूल वाला, यानी कि हमको टोटल 3 तरह का फूल वाला पौधा दिखाई पड़ा, लाल, गुलाबी और सफेद। लाल अनुपात गुलाबी अनुपात सफेद बराबर कितना आया। अब हमको लग रहा है शायद ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ऐसा करते हैं, इसको हम अगले पेज पर लिखें या इसको इस तरफ कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं इसको इस तरफ करके। सॉरी, इसको यहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हो जाएगा। तो जब हम लाल, गुलाबी और सफेद का अनुपात देखते हैं तो लाल फूल हमको 1 बार प्राप्त हुआ, गुलाबी 2 बार, सफेद 1 बार, यानी क्या आया अनुपात, 1:2:1। और जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो कितना तरह का जीन वाला पौधा F2 पीढ़ी में प्राप्त हुआ है, तो एक प्राप्त हुआ कैपिटल आर वाला, एक कैपिटल आर स्मॉल आर वाला, फिर वही कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर, यानी कि 3 तरह का जीनोटाइप, कैपिटल आर अनुपात कैपिटल आर अनुपात स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर आया 1, कैपिटल आर स्मॉल आर आया 2, और फिर स्मॉल आर आया कितना, 1 आया। यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमको फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो एक समान प्राप्त हुआ, 1:2:1, 1:2:1, जबकि मेंडल के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, मेंडल के अनुसार यहां होना चाहिए था 3:1 और यहां होना चाहिए था 1:2:1।
यानी कि मेंडल के नियम के अनुसार फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों अलग होना चाहिए, लेकिन यहां इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों अनुपात एक समान आया। तो एक तो मेंडल का नियम यहां फेल किया, F1 पीढ़ी में जहां लाल फूल होना चाहिए था प्राप्त वहां गुलाबी हो गया, और दूसरा फिनोटिपिक रेशियो जहां आना चाहिए था 3:1 यहां आया 1:2:1। तो यह है मेंडल के नियम का अपवाद, यही है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलेंगे? बोलेंगे जब F1 पीढ़ी के जीव पर उसके प्रभावी जनक का अपूर्ण प्रभाव पड़ता है तो हम ऐसी घटना को इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। जब डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन या बोलेंगे मिराबिलिस जलापा या फोर ओक्लॉक पौधे के लाल और सफेद फूल वाले पौधे को चुनकर उसके बीच में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में गुलाबी फूल वाला पौधा प्राप्त होता है। इसका मतलब है यहां फूल का लाल रंग सफेद रंग के ऊपर अपना अपूर्ण प्रभाव दिखाता है, अपना अधूरा प्रभाव दिखाता है, जिसके कारण लाल और सफेद मिक्स होकर के हो जाता है गुलाबी फूल। और F2 पीढ़ी में हमको फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो एक समान प्राप्त होता है, और वो अनुपात है कितना? 1:2:1। यह है मेंडल के नियम का एक्सेप्शन, यानी मेंडल के नियम का क्या है? अपवाद। यह है मेंडल के नियम का अपवाद। आगे बढ़े, एक और हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको कहते हैं कोडोमिनेंस। हम लोग समझते हैं अभी कोडोमिनेंस क्या है। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस क्या है? इसको कहते हैं सह प्रभाविता, हिंदी में कहते हैं इसको सह प्रभाविता। कोडोमिनेंस सह प्रभाविता, ठीक है ना। दो तरह का एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? एक लाल त्वचा वाला पशु लिया जाता है और एक सफेद त्वचा वाला पशु लिया जाता है। अब लाल त्वचा जब बोलते हैं तो खून के जैसा लाल नहीं होता है, मतलब हम लोग देखते हैं कि कुछ गाय होती है, कुछ बकरी होती है, कुछ कुत्ता होता है और भी कुछ कुछ जानवर होता है जिसका त्वचा हल्का लालपन यानी कि थोड़ा सा पीलापन लिए हुए, थोड़ा सा ब्राउन कलर लिए हुए, इस तरह का स्किन होता है। हम उसी को करें लाल त्वचा। और एक पशु लेते हैं सफेद त्वचा वाला, एक नर होगा एक मादा होगी, ठीक है। तो हम एक लेते हैं लाल त्वचा वाला पशु, एक हम लिए लाल त्वचा वाला पशु, है ना, लाल त्वचा वाला पशु, रेड स्किन वाला पशु लेते हैं, ठीक है। और एक लेते हैं सफेद त्वचा वाला पशु, एक लेते हैं सफेद त्वचा वाला पशु, व्हाइट स्किन। एक लाल त्वचा वाला पशु, एक सफेद त्वचा वाला पशु, जिसमें से एक कोई भी एक मेल है, कोई एक फीमेल है, और उसके बीच में हम रिप्रोडक्शन कराएंगे। यहां पहले हम जीन लिख लेते हैं। लाल त्वचा के लिए डबल कैपिटल आर हो जाएगा और सफेद त्वचा के लिए डबल स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसमें गेमिट बनेगा तो कैपिटल आर वाला गेमिट बनेगा, यहां गेमिट बनेगा तो स्मॉल आर वाला गेमिट बनेगा। और जब क्रॉस होगा, रिप्रोडक्शन होगा, तो अगली पीढ़ी में जो जीन आएगा, यहां से आया कैपिटल आर और यहां से आया स्मॉल आर। तो यहां भी मेंडल के नियम के अनुसार लाल प्रभावी होना चाहिए और सफेद अप्रभावी होना चाहिए। F1 पीढ़ी में कैपिटल आर स्मॉल आर आया तो यहां हमको दिखना कैसा चाहिए? लाल त्वचा वाला पशु ही दिखना चाहिए। मेंडल का नियम तो यही कहता है कि F1 पीढ़ी में केवल एक ही पेरेंट का लक्षण दिखता है, जो प्रभावी होगा उसी का लक्षण यहां दिखता है, लेकिन कि यहां पर लाल त्वचा वाला पशु प्राप्त नहीं होता है। यहां प्राप्त होता है चितकबरा त्वचा वाला पशु, इंग्लिश में कहते हैं रोवन स्किन, चितकबरा त्वचा वाला पशु प्राप्त होता है। इसकी त्वचा में कहीं लाल धब्बा कहीं सफेद धब्बा होगा। ऐसा हम लोग देखते हैं, बहुत सारी गाय को देखते हैं, कुत्ता सब में देखते हैं, फिर जो है हम लोग और बकरी में देखते हैं, कई अन्य जानवरों में देखते हैं कि त्वचा का कुछ हिस्सा लाल है, कुछ हिस्सा सफेद है कहीं, या जैसे हम लोग ब्लैक और व्हाइट का भी कॉम्बिनेशन देखते हैं कि त्वचा का कुछ भाग ब्लैक होगा, कुछ भाग व्हाइट होगा, कुछ कहीं ब्लैक धब्बा कहीं व्हाइट धब्बा, या फिर अभी लाल और सफेद की बात कर रहे हैं तो कहीं लाल धब्बा कहीं सफेद धब्बा, तो वो अलग अलग धब्बा रहता है। यानी कि एक ही पशु में
त्वचा का कुछ हिस्सा लाल हो गया, कुछ हिस्सा सफेद हो गया, कुछ लाल कुछ सफेद, तो हम इसको कहते हैं चितकबरा त्वचा, रोवन स्किन। यहां पर ये हो गया पी पीढ़ी, पेरेंटल जनरेशन, ये हो गया गेमिट्स, ये हो गया उसका गेमिट्स, और यह है F1 पीढ़ी। तो जब यहां F1 पीढ़ी के जीव पर क्या दोनों जनक का बराबर बराबर प्रभाव पड़ा? बिल्कुल पड़ा। एक जनक है लाल त्वचा वाला, दूसरा जनक है सफेद त्वचा वाला, और F1 पीढ़ी में ऐसा पशु प्राप्त हुआ जिसके त्वचा का कुछ हिस्सा लाल है और कुछ हिस्सा सफेद है। मतलब ये कि लाल त्वचा वाले पेरेंट का भी लक्षण F1 में दिखाई पड़ रहा है, सफेद त्वचा वाले पेरेंट का भी लक्षण F1 में दिखाई पड़ रहा है, दोनों पेरेंट का बराबर बराबर लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई पड़ रहा है। इसी घटना को हम कहते हैं कोडोमिनेंस। यानी कि जब F1 पीढ़ी के जीव पर उसके दोनों जनकों का बराबर बराबर प्रभाव पड़ता है, जब F1 पीढ़ी के जीव पर उसके दोनों जनकों का बराबर बराबर प्रभाव पड़ता है, तो हम ऐसी घटना को ही कहते हैं कोडोमिनेंस, सहप्रभाविता कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल में बोलेंगे, दो तरह का एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, एक तो पशु के आधार पर, एक ब्लड ग्रुप वाला हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। तो जैसे बोलेंगे, जब लाल त्वचा और सफेद त्वचा वाले पशु के बीच में क्रॉस कराया जाता है यानी रिप्रोडक्शन कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में चितकबरा त्वचा वाला पशु प्राप्त होता है। इसकी त्वचा में लाल और सफेद रंग का अलग अलग धब्बा होता है। त्वचा का कुछ हिस्सा लाल, कुछ हिस्सा सफेद। तो लाल वाले हिस्से में हम बोल सकते हैं कि लाल रंग अपना पूरा पूरी प्रभाव दिखाया, और सफेद वाले हिस्से में बोल सकते हैं कि सफेद रंग अपना पूरा पूरी प्रभाव दिखाया। यानी कि दोनों जनक का बराबर बराबर प्रभाव F1 पीढ़ी के जीव पर पड़ गया। यही कहलाता है कोडोमिनेंस, सहप्रभाविता कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा हम यहां लिखते हैं, इसका परिभाषा लिखेंगे। जब F1 पीढ़ी के जीव पर, F1 पीढ़ी के जीव पर उसके दोनों जनकों का, उसके दोनों जनकों का, दोनों जनकों का बराबर प्रभाव, बराबर प्रभाव पड़ता है, तो हम ऐसी घटना को कहते हैं कोडोमिनेंस। एक तो एग्जाम्पल दे सकते हैं लाल और सफेद त्वचा वाले पशु को लेकर के। एक एग्जाम्पल हो गया लाल और सफेद त्वचा वाले पशु, यही जो क्रॉस कराए हैं। और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। और किस ब्लड ग्रुप की हम यहां बात करेंगे, तो जो सहप्रभाविता कोडोमिनेंस वाला जो ब्लड ग्रुप है वो है AB ब्लड ग्रुप, यानी ब्लड ग्रुप AB की बात करेंगे, ब्लड ग्रुप AB की बात करेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग इसके बारे में आज ही पढ़ने वाले हैं, बस इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, फिर हम लोग ब्लड ग्रुप वाले टॉपिक पर चलेंगे। इसको आगे F2 पीढ़ी तक हम लोग प्राप्त करके देखेंगे। F1 पीढ़ी का दो पशु लिया गया, एक नर और एक मादा, एक मेल फीमेल, उसके बीच में क्रॉस कराते हैं। तो कैपिटल R स्मॉल r, फिर कैपिटल R स्मॉल r, F1 पीढ़ी है ये F1 ही है ना, ये है F1 पीढ़ी। इसके बीच में अब फिर क्रॉस कराएंगे, तो जब यहां गेमिट बनेगा, एक मेल होगा एक फीमेल होगी, कोई मेल कोई फीमेल, तो कैपिटल R अलग स्मॉल r अलग, यहां पर कैपिटल R अलग स्मॉल r अलग, गेमिट हो गया। जब ये दोनों जुड़ेगा तो कैपिटल R। अब त्वचा कैसा होगा, बड़ी R मतलब क्या है, रेड स्किन का जीन है, एलील है। तो ये कैपिटल R का मतलब त्वचा कैसा होगा, लाल होगा। अगर ये दोनों जुड़ता है तो कैपिटल R स्मॉल r, इसका मतलब है कि ये होगा चितकबरा, चितकबरा। ठीक है, अगर ये दोनों जुड़ता है तो फिर कैपिटल R स्मॉल r, फिर से चितकबरा, चितकबरा। और अगर ये दोनों जुड़ जाता है तो फिर स्मॉल r क्या हो जाएगा, सफेद, ये हो गया सफेद।
और ये कौन सा पीढ़ी है? ये तो हो गया उसका गेमिट्स, और ये हो गया F2 पीढ़ी। तो F2 पीढ़ी में हम देख रहे हैं, अनुपात हम यहीं पर लिख देते हैं, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो। कितना तरह का त्वचा वाला पशु प्राप्त हुआ है? लाल, चितकबरा और सफेद, 3 तरह का त्वचा वाला पशु प्राप्त हुआ है ना, 3 तरह का त्वचा वाला पशु प्राप्त हुआ। लाल अनुपात चितकबरा अनुपात सफेद, उम्मीद है कि दिखाई पड़ रहा होगा। लाल कितना आया? 1। चितकबरा कितना आया? 2। सफेद कितना आया? 1 है ना, आया है। लाल 1, चितकबरा 2, सफेद 1। अनुपात निकल गया क्या? 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं, कैपिटल आर 1, कैपिटल आर 2, स्मॉल आर 1, यानी कि कैपिटल आर अनुपात कैपिटल आर अनुपात स्मॉल आर बराबर हो गया 1:2:1। तो यहां भी मेंडल का नियम काम नहीं किया। मेंडल का नियम तो यही कहता है कि F1 पीढ़ी के जीव पर किसी एक ही पेरेंट का प्रभाव पड़ेगा, दूसरे पेरेंट का असर नहीं होगा। लेकिन यहां तो दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, और F2 पीढ़ी में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो एक समान आ गया, 1:2:1। यह भी मेंडल के नियम का क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद है। यह भी मेंडल का नियम काम नहीं करता है। ठीक है, यह तो हुआ कोडोमिनेंस का एक एग्जाम्पल, है ना, एक एग्जाम्पल पढ़े लाल और सफेद त्वचा वाले पशु को लेकर के। दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे ह्यूमन ब्लड ग्रुप, जिसमें से AB ब्लड ग्रुप जो होता है वही होता है कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल। तो हमको पहले ब्लड ग्रुप के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। पहले ब्लड ग्रुप के मीनिंग को समझते हैं, क्या होता है ब्लड ग्रुप। इसके बाद हम लोग ब्लड ग्रुप में कोडोमिनेंस, उसमें एक और घटना का पता चलेगा, मल्टीपल एलेलिज्म। जो ब्लड ग्रुप है ह्यूमन ब्लड ग्रुप, इस ये 2 चीजों का एग्जाम्पल है। एक तो है कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल, दूसरा है मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जाम्पल। दोनों का एग्जाम्पल होता है। तो पहले ब्लड ग्रुप के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्या होता है ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप समझते हैं क्या होता है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, इसी को हम ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है ना, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, या इसी को हम बोलते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। एक वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर, उन्होंने सबसे पहली बार बताया कि सभी मनुष्य का ब्लड एक समान नहीं होता है, अलग अलग मनुष्य के ब्लड में कुछ ना कुछ अंतर होता है। और उन्होंने ही ह्यूमन ब्लड ग्रुप या ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम का खोज किया था। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप या ABO ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया? खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने ह्यूमन ब्लड ग्रुप का खोज किया था। इन्होंने बताया, जांचा परखा बताया कि हमारे ब्लड में जो आरबीसी होता है, हमारे ब्लड में जो आरबीसी होता है, हमारे ब्लड में जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, हमारे ब्लड में जो आरबीसी होता है, उसके बाहरी सतह पर, आरबीसी के बाहरी सतह पर कुछ खास शुगर यानी कुछ खास प्रकार का कार्बोहाइड्रेट चिपका रहता है। आरबीसी के बाहरी सतह पर कुछ खास प्रकार का शुगर चिपका रहता है, और इस शुगर को कहते हैं एंटीजन। इस शुगर को क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने सबसे पहली बार बताया
कि हमारे ब्लड में जो लाल रंग का सेल होता है ना, हमारे ब्लड में टोटल 3 तरह का सेल होता है। रेड कलर का होगा तो बोलेंगे आरबीसी, व्हाइट और बड़े साइज का होगा तो बोलेंगे डब्ल्यूबीसी, व्हाइट और छोटे साइज का होगा तो बोलेंगे प्लेटलेट्स। 3 तरह का ब्लड सेल्स होता है। तो बताया कि हमारे ब्लड में जो रेड कलर का सेल होता है आरबीसी, उस आरबीसी के सरफेस पर, सतह पर कुछ खास प्रकार का शुगर होता है, कुछ खास प्रकार का शुगर होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसको एंटीजन कहते हैं। और ये एंटीजन 2 तरह का होता है। ये एंटीजन 2 प्रकार का होता है। एक होता है एंटीजन ए और एक होता है एंटीजन बी। एक होता है एंटीजन बी, ठीक है। और 4 कंडीशन ध्यान रखिएगा, 4 कंडीशन। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है, ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसके आरबीसी में, कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसके आरबीसी पर केवल एंटीजन ए चिपका हो। केवल क्या हो? एंटीजन ए चिपका हो, सिर्फ एंटीजन ए। कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है जिसके आरबीसी पर केवल एंटीजन बी चिपका हो, सिर्फ एंटीजन बी चिपका हो। कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है जिसके आरबीसी पर एंटीजन ए और बी दोनों चिपका हो, एंटीजन ए और बी दोनों चिपका हो। और कोई चौथा व्यक्ति हो सकता है जिसके आरबीसी पर कोई भी एंटीजन चिपका हुआ ना हो, एंटीजन होगा ही नहीं, खाली ब्लड ग्रुप ओ वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसके आरबीसी पर एंटीजन नहीं होता है। और यही एंटीजन ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है, ठीक है ना। अगर किसी व्यक्ति के आरबीसी पर केवल एंटीजन ए है, सिर्फ एंटीजन ए, तो उसके ब्लड ग्रुप को ए ब्लड ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अगर किसी के आरबीसी पर केवल एंटीजन बी है तो उसके ब्लड ग्रुप को बी ब्लड ग्रुप कहेंगे। किसी के आरबीसी पर एंटीजन ए और बी दोनों रहेगा तो उसके ब्लड ग्रुप को ए बी ब्लड ग्रुप कहा जाता है। और किसी के आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं होगा तो उसके ब्लड ग्रुप को कोई एंटीजन है ही नहीं, तो नहीं है तो 0-0, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप ओ कहते हैं, है ना। तो आरबीसी के सतह पर ये एंटीजन मौजूद रहता है जो 2 तरह का हो सकता है, एंटीजन ए और बी। और ये 4 कंडीशन पर हम बोले कि ध्यान रखना है। एक टेबल बना देंगे, किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति में कौन सा ब्लड एंटीजन होगा, कौन सा एंटीबॉडी होगा। अभी एंटीबॉडी के बारे में बता रहे हैं, कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है, सब बात पर चर्चा कर देंगे। और बताया कि ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, ब्लड में एक पीला रंग का लिक्विड होता है जिसको कहते हैं ब्लड प्लाज्मा। पीला रंग का लिक्विड होता है जिसको क्या कहते हैं? ब्लड प्लाज्मा। इसको कहते हैं ब्लड प्लाज्मा। इस पीला रंग के लिक्विड को क्या बोलेंगे? ब्लड प्लाज्मा। तो लैंड स्टीनर ने बताया कि ब्लड प्लाज्मा में भी कुछ खास प्रोटीन पाया जाता है। ब्लड प्लाज्मा में भी कुछ खास प्रोटीन पाया जाता है। और ब्लड प्लाज्मा में ये जो प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन को कहते हैं एंटीबॉडी। क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। ये क्या है? प्रोटीन है ना, प्रोटीन है। लैंड स्टीनर ने कहा कि ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, लिक्विड कंपोनेंट जो होता है ब्लड का, उसमें भी कुछ प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहते हैं एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी भी 2 तरह का होता है। एक होता है एंटीबॉडी छोटी ए और एक होता है एंटीबॉडी छोटी बी। याद रखिएगा, एंटीजन के दोनों टाइप को कैपिटल ए और कैपिटल बी से दर्शाते हैं। एंटीबॉडी के दोनों टाइप को स्मॉल ए स्मॉल बी से दर्शाते हैं। और यहां भी 4 कंडीशन हो सकता है, यहां भी 4 कंडीशन हो सकता है। कौन कौन सा कंडीशन? किसी व्यक्ति के ब्लड प्लाज्मा में केवल एंटीजन ए हो सकता है, किसी और व्यक्ति के ब्लड प्लाज्मा में केवल एंटीजन बी हो सकता है, किसी व्यक्ति के प्लाज्मा में एंटीजन ए और बी दोनों हो सकता है,
और किसी व्यक्ति के प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं हो सकता है। सेम एंटीजन के जैसा 4 कंडीशन। अब हम एक टेबल बना देते हैं, उस टेबल से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इसी एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर मनुष्य के ब्लड को 4 भागों में बांटा गया है ना। इसी एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर मनुष्य के ब्लड को 4 ग्रुप में बांटा गया है, और ये कहलाता है ये जो है ना, ये कहलाता है 4 तरह का ब्लड ग्रुप। तो हम टेबल बनाते हैं, ठीक है, टेबल बनाते हैं। है ना, टेबल बनाते हैं। अब हम लोग इसको जरा सा भरते हैं, ठीक है ना। एक तरफ लिखते हैं ब्लड ग्रुप, एक तरफ लिखते हैं ब्लड ग्रुप, एक तरफ लिखते हैं उसमें कौन सा एंटीजन होगा आरबीसी पर, कौन सा एंटीबॉडी होगा, कौन सा एंटीबॉडी होगा। हमारा कॉलम थोड़ा सा एक और कॉलम बढ़ाना पड़ेगा, इसको हम बढ़ा लेते हैं, एक कॉलम और बढ़ा लेते हैं। तो हम लोग कॉलम को पूरा करते हैं। एक तरफ लिखते हैं कि वो ब्लड ले सकता है किससे किससे, ब्लड ले सकता है किससे किससे, और एक तरफ लिखते हैं ब्लड दे सकता है किसको किसको, ब्लड दे सकता है किसको किसको, ठीक है। याद रखिएगा, ब्लड ग्रुप ए वाला जो व्यक्ति होता है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए वाला जो व्यक्ति होगा उसके आरबीसी पर एंटीजन ए होता है और ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होता है। जो ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति है, ब्लड ग्रुप बी वाला जो व्यक्ति है उसके आरबीसी पर एंटीजन बी होगा और ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी उल्टा होता है, बी का उल्टा हो गया ए। याद रखिएगा, एंटीजन और एंटीबॉडी एक व्यक्ति में सेम प्रकार का नहीं हो सकता है। सेम प्रकार का यदि रहेगा तो ब्लड का आरबीसी आपस में चिपक करके खून को थक्का बना देगा, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। विपरीत होता है, विपरीत, अपोजिट। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा, उल्टा। और यह भी याद रखिएगा कि एक व्यक्ति में, अच्छा, एंटीजन जैसे 2 प्रकार का बताए, एंटीजन ए, एंटीजन बी। एंटीबॉडी भी कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। तो कुल मिलाकर एंटीजन 2 तरह का, एंटीबॉडी 2 तरह का, कुल हो गया 4। इस 4 में से कोई 2 ही एक व्यक्ति में रहता है, इस 4 में से कोई 2 ही एक व्यक्ति में रहेगा। जैसे ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति में एक एंटीजन हो गया ए
और एक एंटीबॉडी हो गया बी, दो ही तो है। ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति में एंटीजन हो गया बी, एंटीबॉडी हो गया ए, यहां भी दो है। अब ब्लड ग्रुप ए बी वाला व्यक्ति, ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति में एंटीजन ए भी होता है और बी भी होता है। ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति में एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी भी होगा, दोनों होगा। और जब एंटीजन दोनों तरह का है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होगा, एब्सेंट, एंटीबॉडी एब्सेंट। जैसा कि हम बोले कि चार चीज में से कोई दो ही एक व्यक्ति में होगा। जब दोनों तरह का एंटीजन ही हो गया तो एंटीबॉडी होगा नहीं। अब एंटीबॉडी अगर कुछ भी होगा तो फिर 3 या 4 हो जाएगा ना, टोटल 2 ही चीज रहता है। और ब्लड ग्रुप ओ में, ब्लड ग्रुप ओ वाला जो व्यक्ति होगा उसमें एंटीजन एब्सेंट होता है, एंटीजन नहीं होता है। और जब एंटीजन नहीं है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या होगा, 2 पुराना है ना, 2 तो पुराना पड़ेगा। जब एंटीजन नहीं है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों होगा। क्या इतना बात समझ में आया? यानी कि आरबीसी पर यदि एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा, आरबीसी पर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी कहलाएगा, आरबीसी पर एंटीजन ए और बी दोनों चिपका हुआ है, ब्लड ग्रुप ए बी कहलाएगा, आरबीसी पर एंटीजन एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप ओ कहलाएगा। ठीक है। अब ब्लड जब डोनेट करने की बारी आती है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ब्लड देता है या फिर दूसरे से ब्लड लेता है, तो वहां ध्यान रखा जाता है कि सेम टाइप का ब्लड ग्रुप अगर है तो ब्लड को इधर उधर एक्सचेंज किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है तो वहां कुछ नियम को ध्यान में रख करके ट्रांसफर किया जा सकता है। क्या नियम को ध्यान में रखना है? तो नियम यही है कि ब्लड ग्रुप ओ वाला जो व्यक्ति होता है, ब्लड ग्रुप ओ वाला जो व्यक्ति होता है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति, इसके आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं है और एंटीजन नहीं रहने के कारण ये सबको अपना ब्लड दे सकता है। ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति में एंटीजन एब्सेंट है, इसके कारण ये अपना खून सबको दे सकता है और सब कोई इससे खून ले भी सकता है। इसलिए ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। हिंदी में कहते हैं सार्वत्रिक दाता, सार्वत्रिक दाता, सार्वत्रिक दाता, सबको खून देने वाला। ये सबको खून देता है, ठीक है, सबको खून देता है, सार्वत्रिक दाता। और ब्लड ग्रुप ए बी वाला व्यक्ति, ब्लड ग्रुप ए बी वाला जो व्यक्ति है, चूंकि ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति में एंटीबॉडी एब्सेंट है, एंटीबॉडी इसमें एब्सेंट है, इसलिए यह सबसे खून ले सकता है। ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति में एंटीबॉडी क्या है, एब्सेंट, इसलिए सबसे खून ले सकता है। आज सब चूंकि सबसे खून ले सकता है इसलिए यह कहलाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है, सार्वत्रिक ग्राही, सार्वत्रिक ग्राही कहलाता है, सबसे खून ग्रहण करने वाला और सब कोई ए बी वाले व्यक्ति को खून दे सकता है। ठीक है। अब इस चीज को अगर हम ध्यान में रखें कि ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति सबको खून दे सकता है और सब कोई ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति से खून ले सकता है, और ब्लड ग्रुप ए बी वाला व्यक्ति सबसे खून ले सकता है और सब कोई ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति को अपना खून दे सकता है, तो हम ये टेबल को भर पाएंगे, हम इस टेबल को आराम से भर लेंगे। जैसे ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति ब्लड ले सकता है, किससे? ए वाले व्यक्ति से ले सकता है, और किससे लेगा? ओ वाले व्यक्ति से लेगा, क्योंकि ओ वाला व्यक्ति सबको अपना खून दे सकता है। ओ वाला व्यक्ति तो यूनिवर्सल डोनर है, सबको खून दे सकता है, तो ये ओ वाला व्यक्ति ए को भी दे देगा। ठीक है। और ब्लड ग्रुप ए का व्यक्ति खून दे सकता है किसको? एक तो ए को देगा अपने टाइप का, और दूसरा ए बी को देगा, क्योंकि ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ये सबसे खून ले सकता है और सब कोई ए बी वाले व्यक्ति को खून दे सकता है, इसलिए ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति ए को खून दे सकता है और ए बी को भी खून दे सकता है। ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति ब्लड ले सकता है, किससे? बी से तो ले ही लेगा और ओ से भी ले लेगा, और देगा किसको? बी को देगा, और किसको देगा? ए बी को देगा। ब्लड ग्रुप ए बी वाला व्यक्ति ब्लड
ले सकता किससे? ये तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ना, ये सबसे खून ले सकता है। यह ए से खून ले सकता है, बी से खून ले सकता है, ए बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, यानी कि ऑल सबसे खून ले सकता है, लेकिन देगा सिर्फ किसको? ए बी वाले व्यक्ति को। क्या समझ में आ रहा है? और ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति ब्लड ले सकता है सिर्फ ओ वाले से, लेकिन दे सकता है ये सबको, क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर है। ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर है, सबको खून दे पाएगा। यह ए को दे देगा, बी को दे देगा, ए बी को दे देगा और ओ को भी दे देगा, यानी कि ऑल सबको दे सकता है। क्या इतना क्लियर है? इसमें बहुत तरह का कंफ्यूजन होता है कि कैसे दे सकता है, कोई कैसे ले सकता है ना, कि ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति आखिर सबको खून क्यों दे सकता है? एंटीजन नहीं है, अब एंटीजन नहीं हो तो इसका क्यों दे सकता है? आखिर एंटीजन नहीं तो आखिर क्या हो जाएगा, क्यों नहीं होगा दिक्कत? कई तरह का समस्या आता है, समझने में दिक्कत होती है, लेकिन हम बस थोड़ा सा ही चर्चा करेंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यहां लिख देते हैं साइड में, जब भी ब्लड डोनेट करने का समय आता है तो एक होता है डोनर और एक होता है एक्सेप्टर। डोनर अपना खून देता है किसको? एक्सेप्टर को। तो डोनर का चेक किया जाता है एंटीजन, डोनर का चेक करना होता है क्या? एंटीजन। और एक्सेप्टर का चेक करना होता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक्सेप्टर के शरीर में जैसा एंटीबॉडी है वैसा एंटीजन उसके शरीर में ना आए। एक्सेप्टर के शरीर में कोई भी व्यक्ति है, हम थोड़ा सा यहां पर लिखते हैं कुछ और, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के हम थोड़ा सा और कुछ समझाने का कोशिश करते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। देखिए, डोनर का एंटीजन चेक किया जाता है, एक्सेप्टर का एंटीबॉडी चेक किया जाता है, और इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो एक्सेप्टर है इसके शरीर में जैसा एंटीबॉडी होगा वैसा एंटीजन इसके शरीर में आना नहीं चाहिए। यानी अगर एक्सेप्टर में एंटीबॉडी है ए तो उसको एंटीजन ए वाला खून नहीं चढ़ाना है। अगर एक्सेप्टर में एंटीबॉडी है बी तो इसको एंटीजन बी वाला खून नहीं चढ़ाना है, सेम टाइप का नहीं चढ़ाना है। और अगर एक्सेप्टर में एंटीबॉडी है ए तो इसको हम एंटीजन बी वाला खून चढ़ा सकते हैं। और अगर एक्सेप्टर में एंटीबॉडी है बी तो उसको हम एंटीजन ए वाला खून चढ़ा सकते हैं। यही चीज को ध्यान में रखा जाता है। जब भी ब्लड डोनेट किया जाएगा तो डोनर व्यक्ति का एंटीजन चेक किया जाता है, एक्सेप्टर व्यक्ति का एंटीबॉडी चेक किया जाता है, और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक्सेप्टर के शरीर में जैसा एंटीबॉडी पहले से है उसको उसके जैसा एंटीजन यानी संगत एंटीजन, एंटीबॉडी का संगत एंटीजन एक्सेप्टर के शरीर में ना पहुंचे। अगर संगत पहुंच जाएगा, जिसमें हम क्रॉस लगा दिए, क्रॉस संगत ए ए बी बी संगत, तो ऐसे कंडीशन में लिए गए ब्लड का आरबीसी एक्सेप्टर के शरीर में आपस में चिपक जाएगा, खून को थक्का बना देगा, जिसके कारण एक्सेप्टर की मृत्यु भी हो सकती है। जो लिया हुआ खून होता है, जैसे डोनर एक बोतल ब्लड यानी कि 300 ml ब्लड एक्सेप्टर को दे दिया और इसके शरीर में सेट नहीं किया, तो जो लिया गया ब्लड है उसमें जो आरबीसी होगा वो आरबीसी आपस में चिपक करके खून को बना देगा थक्का। अब थक्का खून नस के अंदर में जम जाएगा, जाम लगा देगा, खून थक्का खून बह नहीं सकता है। तो जब खून बहेगा नहीं तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, जिसके कारण हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, जिसके कारण दम घुटने लगेगा और जान भी जा सकती है। अगर सही समय पर इलाज नहीं किया जाए, ऐसे कंडीशन में अगर गलत प्रकार का ब्लड चढ़ जाए तो क्लॉट बस्टर नाम का दवाई होता है, उस दवाई का यूज किया जाता है, तो थक्का खून को वो काट के हटा देता है ना।
तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि एक्सेप्टर के शरीर में जैसा एंटीबॉडी रहता है, उसका संगत एंटीजन वाला खून एक्सेप्टर को चढ़ाया नहीं जाएगा। अगर एक्सेप्टर में एंटीबॉडी ए है तो उसको कौन सा खून चढ़ाएंगे? एंटीजन बी वाला खून चढ़ाएंगे। एक्सेप्टर का एंटीबॉडी अगर बी है तो उसको कौन सा खून चढ़ाएंगे? एंटीजन ए वाला खून चढ़ाएंगे। जिसमें टिक का निशान है ऐसा खून चढ़ा सकते हैं, जिसमें क्रॉस लग गया यानी कि ऐसा खून नहीं चढ़ा सकते हैं। इसी नियम को ध्यान में रखा जाता है। क्या ये ब्लड ग्रुप इतना समझ में आया? आ गया? ऐसे तो पॉजिटिव निगेटिव पढ़ने के लिए है नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा बताएंगे। पॉजिटिव निगेटिव नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन हम थोड़ा सा बताएंगे। अब क्या है कि आरबीसी के सतह पर यह है आरबीसी, आरबीसी के सतह पर और भी कुछ खास प्रकार का प्रोटीन चिपका रहता है। एक तो एंटीजन रहता है, और अभी एंटीजन की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम दूसरे की बात कर रहे हैं, जिसको कहते हैं आरएच फैक्टर, आरबीसी के सतह पर 80% व्यक्ति ऐसा होगा जिसके आरबीसी की सतह पर एंटीजन के अलावे एक और प्रोटीन चिपका रहता है, जिसको कहते हैं आरएच फैक्टर। तो जिस व्यक्ति में आरएच फैक्टर प्रेजेंट रहेगा, जिस व्यक्ति में आरएच फैक्टर प्रेजेंट रहता है, जिस व्यक्ति में आरएच फैक्टर प्रेजेंट रहता है, आरएच फैक्टर क्या है? प्रेजेंट है। इसके ब्लड ग्रुप को हम कहते हैं पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, लिखते हैं शॉर्ट में इसको RH प्लस। और अगर आरएच फैक्टर अब्सेंट है तो इसके ब्लड ग्रुप को कहते हैं निगेटिव, इसके ब्लड ग्रुप को कहते हैं क्या? निगेटिव, और लिखते हैं उसको RH माइनस। 80% व्यक्ति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है और करीब करीब 20% व्यक्ति का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। आरबीसी के सतह पर एक एंटीजन तो होता ही है ना, अभी एंटीजन के अलावे एक और प्रोटीन चिपका होता है जिसको कहते हैं आरएच फैक्टर। अगर आरएच फैक्टर है, प्रेजेंट है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? पॉजिटिव कहलाएगा, आरएच प्लस कहलाएगा। और अगर आरएच फैक्टर अब्सेंट है, उसके ब्लड ग्रुप को क्या बोलेंगे? निगेटिव बोलेंगे। ठीक है? 80% व्यक्ति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है और 20% व्यक्ति का निगेटिव होता है। अब जैसे किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है, जैसे किसी व्यक्ति का जो आरबीसी उस पर एंटीजन ए है, एंटीजन ए और आरएच फैक्टर भी है, एक एंटीजन ए है, आरएच फैक्टर भी है ना? थोड़ा थोड़ा लिखें क्या? किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि उसके आरबीसी पर एंटीजन ए प्रेजेंट होगा और आरएच भी प्रेजेंट होगा। ठीक है? किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव, इसका मतलब है उसमें एंटीजन ए प्रेजेंट होगा और उसमें आरएच एब्सेंट होगा, नहीं होगा। किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, इसका मतलब है उसमें एंटीजन क्या होगा? एंटीजन बी होगा और आरएच फैक्टर होगा। किसी का ब्लड ग्रुप है बी नेगेटिव, इसका मतलब है उसमें एंटीजन बी होगा और आरएच नहीं होगा। किसी का ब्लड ग्रुप है जैसे ओ नेगेटिव, इसका मतलब है इस पर एंटीजन नहीं होगा, जो ओ है तो एंटीजन होता नहीं है, और नेगेटिव है तो इस पर आरएच भी नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि यह बात समझ में आया होगा। एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण कर देते हैं और आरएच होने या नहीं होने के आधार पर हम पॉजिटिव निगेटिव की बात करते हैं। ठीक है? अब एक बात और ध्यान में रखना है,
कि जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का व्यक्ति होता है, ठीक है, ये अपना ब्लड पॉजिटिव वाले व्यक्ति को दे सकता है, और जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप का व्यक्ति होता है यह अपना ब्लड नेगेटिव वाले को भी दे सकता है, साथ ही साथ ये पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है। देखिए, जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में है वो अपना खून पॉजिटिव वाले को ही देगा, और जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव में है वो अपना ब्लड नेगेटिव वाले को भी देगा, साथ ही साथ ये पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में है वो ब्लड ले सकता है पॉजिटिव वाले व्यक्ति से भी और नेगेटिव वाले व्यक्ति से भी। यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है वह पॉजिटिव वाले व्यक्ति से भी ले लेगा और नेगेटिव वाले व्यक्ति से भी ले लेगा। जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो वह ए पॉजिटिव से भी ले सकता है, ए नेगेटिव से भी ले सकता है, और ए वाला तो ओ से भी ले लेगा। तो यह ए पॉजिटिव का व्यक्ति ओ पॉजिटिव से भी ले सकता है और ओ नेगेटिव से भी ले सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन किसी का ब्लड ग्रुप अगर है ए नेगेटिव, किसी का ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव, वो किससे ले सकता है? वह जब भी लेगा नेगेटिव वाले से ही लेगा। नेगेटिव वाला व्यक्ति पॉजिटिव वाले व्यक्ति से ब्लड नहीं ले सकता है। अगर ले लेगा तो उसका जो बच्चा जन्म लेता है, पहला बच्चा में तो दिक्कत नहीं आएगा, दूसरा बच्चा में दिक्कत आ जाता है, दूसरा बच्चा को मरने का चांस रहता है। इसका एक अलग कॉन्सेप्ट होता है जो कि अभी हम लोग को पढ़ने के लिए है नहीं, ये भी नहीं है पढ़ने के लिए, बस थोड़ा सा बताते हैं हल्का फुल्का। जब भी ब्लड ग्रुप किसी को पता रहता है अपना, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव में आता है। जैसे कि मेरा ए पॉजिटिव है, कोई ब्लड ग्रुप जांच कराएगा तो उसका जो भी आए ए बी या ओ, साथ साथ पॉजिटिव नेगेटिव रहता है। हर ब्लड ग्रुप में दो चीज है। जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति दुनिया में दो तरह का होगा, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। इसी तरह बी वाला बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी वाला ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ वाला ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। हर ब्लड ग्रुप में दो दो टाइप आते हैं। जैसे बोलते हैं टोटल 4 ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ, तो सबका फिर दो दो पॉजिटिव नेगेटिव सब में निकलेगा। कुल मिलाकर के 8 प्रकार का ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जनरली होता है। तो पॉजिटिव वाला व्यक्ति पॉजिटिव से भी ले सकता है, नेगेटिव से भी खून ले सकता है, और नेगेटिव वाला व्यक्ति सिर्फ नेगेटिव से ले सकता है। तो अगर हम बात करते हैं कि जैसे किसी का ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव, किसी का ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव, वो किससे किससे खून ले सकता है? वह ए नेगेटिव से खून ले लेगा और ओ नेगेटिव से खून ले लेगा, और वो पॉजिटिव वाले से नहीं ले सकता है ना। इसलिए जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव में रहता है उसको अपना नेगेटिव वाला आदमी ढूंढ के रखना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर उसको नेगेटिव वाला आदमी उसको खून दे सकता है। नेगेटिव वाला व्यक्ति इससे कम होता है ना। सबसे ज्यादा तो पॉजिटिव वाला व्यक्ति होगा, नेगेटिव वाला व्यक्ति कम होता है। तो जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव में है उसको अपने जैसा ब्लड ग्रुप वाला नेगेटिव वाला व्यक्ति को ढूंढ के रखना चाहिए कि कभी जरूरत पड़ गया अगर खून का तो नेगेटिव वाला व्यक्ति उसको खून दे सकता है, पॉजिटिव वाला का खून नहीं चढ़ाया जाएगा उसको। ठीक है ना, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब इस आधार पर बताना है, जैसे हम बोले इधर, जैसे हम बोले कि ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति को हम क्या बोले? यूनिवर्सल डोनर, सबको खून देने वाला। तो रियल में ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव जो होता है ना, यहां पर हम निगेटिव डाल देते हैं। अब हम यहां पर निगेटिव डाल देते हैं। ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, सबको खून दे पाएगा। जो ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होगा ना वो सारे ब्लड ग्रुप को देगा, लेकिन कि सब पॉजिटिव वाले को ही देगा। और जो ओ निगेटिव वाला ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होगा वो सबको दे देगा। हर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव सबको दे पाएगा। इसलिए रियल में ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है। और ए बी पॉजिटिव जो होगा, ए बी पॉजिटिव जो होता है वो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये खून जो पॉजिटिव वाला जो व्यक्ति होता है, जो पॉजिटिव वाला व्यक्ति होता है वह पॉजिटिव से भी ले सकता है, नेगेटिव से भी ले सकता है। इसलिए पॉजिटिव वाला व्यक्ति ही यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो सकता है। जैसे बोलते हैं ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, तो ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा। ये
पॉजिटिव वाले से तो ले ही लेगा, नेगेटिव वाले से भी खून ले सकता है ना, सबसे खून ले सकता है। इसलिए याद रखिएगा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव वाला यूनिवर्सल डोनर होता है और ए बी पॉजिटिव वाला यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। ब्लड ग्रुप की संख्या का जो क्रम होता है, ब्लड ग्रुप की संख्या का क्रम जरा सा लिखें हम यहां। तो दुनिया में सबसे ज्यादा ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति मिलता है, इसके बाद बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, इसके बाद ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है और सबसे कम ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति होता है। कुछ साल पहले तक 2 नंबर पे आ रहा था ब्लड ग्रुप ए का व्यक्ति, हालांकि ए और बी में बड़ी कम का अंतर है। अगर पुराना किताब वगैरह सब मिले तो उसमें ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति यहां पर आएगा ओ के बाद, लेकिन अभी लेटेस्ट जो जानकारी है उसके अनुसार ज्यादा हो चुका है बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति, ए वाला तीसरे नंबर पे चला गया और सबसे कम होता है ए बी, और ए बी में भी सबसे कम होता है ए बी नेगेटिव। तो जो सबसे कम पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो है ए बी नेगेटिव। बहुत सारे लोगों में से कोई एक हो सकता है ना, लाखों में हो सकता है। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप हम लोग देखे। अब ब्लड ग्रुप में ही हमको 2 क्वेश्चन निकलेगा, एक मल्टीपल एलिलिज्म और दूसरा कोडोमिनेंस। जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो कोडोमिनेंस का एग्जांपल होता है। देखते हैं जरा सा मल्टीपल एलिलिज्म क्या है। लोग पढ़ते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म हिंदी में इसको कहते हैं बहुविकल्पता। बहुविकल्पता, बहुविकल्पता। एक मिनट पानी पी लेते हैं। मल्टीपल एलिलिज्म बहुविकल्पता क्या है ये? प्रायः एक जीन का 2 एलील होता है। हम लोग पढ़े हैं ना, एक जीन का 2 एलील, जैसे लंबाई का जीन है इसका 2 एलील होता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, है ना। हम लोग ये भी पढ़े थे कि बीज के रंग के लिए जो जीन होता है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, है ना। मटर के बीज का रंग 2 तरह का होता है, पीला और हरा। तो पीला वाले के लिए बड़ी वाई और हरा वाले के लिए छोटी वाई यूज करते हैं। इसी तरह बीज की आकृति के लिए भी गोल झुर्रीदार के लिए 2 तरह का एलील, एक गोल के लिए बोलते हैं आर, कैपिटल आर, और झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर। यानी कि हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं उसके अनुसार एक जीन का 2 एलील होता है। लेकिन क्या हो अगर एक जीन का 2 से अधिक एलील हो जाए, एक जीन का 2 से ज्यादा एलील हो जाए, है ना। एक जीन का अगर 2 से अधिक एलील हो जाए, अगर एक जीन का 2 से अधिक एलील हो जाए, एलील्स हो जाए, तो हम ऐसी घटना को कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म, और ऐसे एलील को कहते हैं मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील कहते हैं जब किसी भी जीन का 2 से ज्यादा एलील होता है तो हम ऐसे एलील को कहते हैं मल्टीपल एलील, और ऐसी घटना को कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। इसका एग्जांपल देते हैं। इसका एग्जांपल है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ब्लड ग्रुप, या हम इसी को कहते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ, 4 तरह का ब्लड ग्रुप होता है।
इस ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने के लिए हमारे सेल्स के अंदर जीन होता है, जीन। ब्लड ग्रुप के जीन को आई से डोनेट करते हैं, आई से दर्शाते हैं। ब्लड ग्रुप का जो जीन होता है ना, उसको बोलते हैं आई, कैपिटल आई। ये आई क्या है? ब्लड ग्रुप का जीन है। आई क्या है? ब्लड ग्रुप का जीन है। ये आई क्या है? ब्लड ग्रुप का जीन है। ठीक है, आई क्या है? ब्लड ग्रुप का ये जीन है। अब इस आई का 3 एलील होता है, 3 एलील। इस आई का 3 एलील होता है, ध्यान से सुनिएगा। ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने वाला एक जीन होता है हमारे शरीर में, जिसको दर्शाते हैं आई से, बड़ी आई से। इस बड़ी आई का टोटल 3 एलील होता है। कौन कौन? एक होता है आई ए, दूसरा होता है आई बी, और तीसरा होता है, या तो छोटी आई लिख सकते हैं या हम इसी को आई ओ लिखते हैं। ये तीनों एलील है, आई ए, आई बी और छोटी आई, या हम इसको बड़ी आई ओ लिखते हैं ऐसे। तो ये 3 एलील होता है। अब इसका क्या क्या कार्य है, तो इसका कार्य लिखते हैं। ये जो एलील आई ए है, इसका काम है एंटीजन ए बनाना। एलील बी जो है, इसका काम है एंटीजन बी बनाना। और छोटी आई का काम है कोई भी एंटीजन नहीं बनाना, है ना, नो एंटीजन। इसका काम होता है नो एंटीजन, ठीक है ना, इसका कुछ नहीं, एंटीजन ये नहीं बनाता है। याद रखिएगा, ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने वाले जीन आई, बड़ी आई का 3 एलील होता है, आई ए, आई बी और छोटी आई। आई ए का काम है एंटीजन ए बनाना, आई बी का काम है एंटीजन बी बनाना। आरबीसी के सतह पर एंटीजन ए एंटीजन बी बनाता है, और छोटी आई का काम है कोई भी एंटीजन नहीं बनाना। और क्या याद रखना है? और याद रखना है कि ये जो आई ए और आई बी है, ये दोनों हमेशा डोमिनेंट होता है, प्रभावी होता है, डोमिनेंट, हमेशा प्रभाव अपना दिखाएगा। और ये जो छोटी आई होता है, ये होता है रिसेसिव। रिसेसिव यानी कि ओ प्रभावी होता है, ओ प्रभावी, ओ प्रभावी। आई ए और आई बी एलील दोनों हमेशा प्रभावी होगा, डोमिनेंट होगा, और छोटी आई हमेशा रिसेसिव होता है, ओ प्रभावी होता है। ठीक है। अब एक व्यक्ति में इस तीनों एलील में से कोई 2 ही एलील एक व्यक्ति में होता है। एक व्यक्ति में 2 ही एलील होता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का शरीर होता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब 2n, यानी क्रोमोसोम जोड़ा में रहेगा। क्रोमोसोम जोड़ा में रहेगा, समजात गुणसूत्र का जोड़ा। तो एक एलील एक क्रोमोसोम पर होगा, तो दूसरा एलील दूसरे क्रोमोसोम पर होगा। एक व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, वो डिप्लॉइड प्राणी है, इसमें क्रोमोसोम जोड़ा बना करके रहता है। और जब जोड़ा बना करके है तो समजात गुणसूत्र का जोड़ा बनेगा। और हम लोग जानते हैं कि जीन का दोनों एलील समजात गुणसूत्र के अलग अलग गुणसूत्र पर पाया जाता है, यानी कि तीनों एलील में से कोई एक एलील इस गुणसूत्र पर है और कोई दूसरा एलील दूसरे गुणसूत्र पर है, और तीसरे एलील को रहने का कोई जगह ही नहीं है। एक व्यक्ति में 2 ही एलील होता है ना, एक व्यक्ति में कोई 2 ही एलील होगा। इस तीनों में से कोई भी 2 एलील होगा, या तो 2 समान टाइप का हो सकता है या 2 अलग अलग प्रकार का हो सकता है, लेकिन कि 2 ही एलील होगा। तीसरा एलील का जगह नहीं होता, क्योंकि मनुष्य का कोशिका कैसा होता है? डिप्लॉइड, क्रोमोसोम जोड़ा बना करके रहता है, 2 क्रोमोसोम एक साथ। तो एक क्रोमोसोम पर एक एलील, दूसरे क्रोमोसोम पर दूसरा एलील, 2 ही एलील है, तीसरा एलील ही नहीं है ना। तो फिर तीनों एलील किस में देखने मिलेगा? आबादी में। हमको जो है ना, आबादी में
मनुष्य की आबादी में हमको देखने मिलेगा 3 एलील। मनुष्य की आबादी में हमको देखने मिलेगा 3 एलील, यानी बहुत सारे मनुष्य को जब हम देखें कि इसके शरीर में कौन सा 2 एलील है, उसके शरीर में कौन सा 2 एलील, उसके शरीर में कौन सा 2 एलील है, एक व्यक्ति में तो 2 ही रहेगा, लेकिन जब बहुत सारे लोगों को हम चेक करें तो पता चलता है कुल मिलाकर के 3 प्रकार का एलील मनुष्य की आबादी में देखने मिलेगा, लेकिन एक व्यक्ति में 2 ही प्रकार के एलील होगा, क्योंकि एक व्यक्ति का शरीर होता है डिप्लॉयड। तो एक व्यक्ति में 2 ही एलील होगा, लेकिन जब मनुष्य की आबादी को हम चेक करेंगे तो वहां बहुत सारा एलील, यानी कि टोटल हमको 3 प्रकार के एलील देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। एलील IA का क्या काम है? आरबीसी के सतह पर एंटीजन ए बनाना, और अगर आरबीसी सतह पर एंटीजन ए बन गया तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। IB का क्या काम है? आरबीसी की सतह पर एंटीजन बी बनाना, और अगर आरबीसी की सतह पर एंटीजन बी बनेगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। IO यानी छोटी आई का क्या काम है? एंटीजन नहीं बनाना, तो ये जब एंटीजन नहीं बनाएगा, आरबीसी पर अगर एंटीजन नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ हो जाएगा। AB ब्लड ग्रुप कैसे होता है बताते हैं। तो जरा सा हम लोग कुछ कंडीशन पर बात करें। जब किसी व्यक्ति में हम कोई 2 एलील बनाते हैं, जैसे अगर किसी व्यक्ति में IA और IA एलील है, IA एलील, तो दोनों एलील हो गया सेम, IA वाला, तो IA का काम है एंटीजन ए बनाना, तो आरबीसी की सतह पर क्या बनेगा? एंटीजन ए बनेगा, और अगर आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए बनेगा तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए, होगा कि नहीं? अगर हो IAIO, या इसको छोटी आई लिखना चाहिए, छोटी आई कर देते हैं, छोटी आई, ऐसा कंडीशन हो, IA और छोटी आई, IA और छोटी आई, तो इसमें IA होगा डोमिनेंट और छोटी आई क्या होगा? रिसेसिव, ओ प्रभावी। तो छोटी आई अपना गुण नहीं दिखाएगा, IA अपना गुण दिखाएगा, और IA का काम है एंटीजन ए बनाना, तो भी यहां ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? तो भी ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए, होगा कि नहीं? यानी कि अगर एलील IA है, दोनों एलील एंटीजन ए बनाने वाला, तो ब्लड ग्रुप निश्चित रूप से ए होगा। एक एलील है IA, दूसरा है छोटी आई, यानी कि एंटीजन ए बनाने वाला, और छोटी आई तो ओ प्रभावी है, रिसेसिव है। जब रिसेसिव है तो काम ही क्या करेगा? एंटीजन ए तो बन जाएगा, है ना, तो ब्लड ग्रुप ये भी क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा। हम सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप लिख देंगे, लेकिन अगर ऐसा हो, यहां याद रखना है कि अगर ऐसा हो कि किसी व्यक्ति में IA और IB एक साथ आ जाए, किसी व्यक्ति में IA और IB एक साथ आ जाए, तो IA और IB दोनों ना डोमिनेंट है, दोनों प्रभावी है, तो दोनों अपना प्रभाव दिखाएगा, यानी IA एंटीजन ए बना देगा, IB एंटीजन बी बना देगा, तो उस व्यक्ति के आरबीसी पर एंटीजन ए भी बन गया, एंटीजन बी भी बन गया। जब एंटीजन ए बी दोनों बन जाएगा तो ब्लड ग्रुप कहलाता है, क्या कहलाएगा? ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? AB कहलाएगा, नहीं कहलाएगा? AB ब्लड ग्रुप का मतलब है आरबीसी के सतह पर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों होना चाहिए। जब एलील IA और IB एक साथ आएगा तो ये कोडोमिनेंस की घटना दिखाता है। यह हमको कौन सा घटना देखने मिल रहा है? कोडोमिनेंस। यह हमको कौन सा घटना देखने मिल रहा है? कोडोमिनेंस। इसीलिए बोले कि ब्लड ग्रुप AB जो होता है वह कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, क्योंकि IA भी एंटीजन ए बना रहा है, IB भी एंटीजन बी बना रहा है, दोनों एलील अपना बराबर बराबर प्रभाव दिखा रहा है। ऐसा नहीं कि IA प्रभावी हो गया, IB ओ प्रभावी हो गया, या IB प्रभावी IA ओ प्रभावी, दोनों प्रभावी है, दोनों का बराबर बराबर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए दोनों बराबर काम कर रहा है, दोनों एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों बनाया, इसलिए ब्लड ग्रुप क्या हो गया? AB हो गया। ये कोडोमिनेंस है। ब्लड ग्रुप AB जो होता है ना, ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तो हम लोग जैसे बोले कोडोमिनेंस में 2 एग्जाम्पल पढ़ना है। एक तो हम लोग लाल और सफेद त्वचा वाले पशु के बीच में क्रॉस करा के देखे, चितकबरा त्वचा प्राप्त हो गया, और यहां पर हम
IA और IB एलिल जब एक साथ रहता है तो ये कोडोमिनेंस की घटना को दिखाएगा, दोनों तरह का एंटीजन बन जाएगा, इसलिए ब्लड ग्रुप AB हो गया। तो ब्लड ग्रुप AB जो होता है वो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। और ये जो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप है, मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप है, ये मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जाम्पल है। तो ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है ना, उसको थोड़ा सा हम लिखते हैं अगले पेज पर। मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप है वो दो चीज का एग्जाम्पल है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो होता है ये दो चीज का एग्जाम्पल है। क्या क्या चीज का? एक तो एग्जाम्पल है ये, एक मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है। और दूसरा ये है कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल, ठीक है, याद रखिएगा। मनुष्य का ब्लड ग्रुप दो चीज का एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलिलिज्म और दूसरा कोडोमिनेंस, ठीक है। जीनोटाइप का एक बार लिस्ट हम लोग बनाते हैं। एक तरफ लिखते हैं ब्लड ग्रुप, आज का टॉपिक खत्म हो रहा है, लेक्चर खत्म होने वाला है, और एक तरफ लिखते हैं उसका जीनोटाइप, जीनोटाइप। अगर ब्लड ग्रुप रहेगा ए, ब्लड ग्रुप ए रहेगा, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए रहेगा। जीनोटाइप दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है IA या दूसरा हो सकता है IA और छोटी आई। हो सकता है कि नहीं? यहां पर गलती हो गया थोड़ा सा, है ना, उसको हम थोड़ा ठीक कर देते हैं। IA और दूसरा IA छोटी आई, दोनों एलिल अगर IA है तो एंटीजन ए बनेगा, ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। और अगर एक एलिल IA दूसरा छोटी आई तो ओ प्रभावी है ना, IA अपना काम कर देगा, एंटीजन ए बना देगा, तो भी ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए ही होगा। दूसरा ब्लड ग्रुप बी लिखते हैं, ब्लड ग्रुप बी लिखते हैं, तो IB और IB हो सकता है, या फिर IB और क्या हो सकता है? छोटी आई हो सकता है। दोनों एलिल IB वाला तो एंटीजन बी बनेगा और ब्लड ग्रुप बी होगा। यहां IB प्रभावी है, छोटी आई ओ प्रभावी है, इसलिए छोटी आई का लक्षण नहीं दिखेगा, IB का लक्षण दिखेगा, एंटीजन बी बनेगा, ब्लड ग्रुप बी होगा। ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप AB का बस एक ही जीनोटाइप है, IA और IB, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर IA IB एक साथ आएगा तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? AB, और AB ब्लड ग्रुप किसका एग्जांपल है? कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। और ब्लड ग्रुप O, ब्लड ग्रुप O, ब्लड ग्रुप O में बस एक ही जीनोटाइप है, IO और IH, छोटी आई लिख देते हैं, IO भी लिखते हैं लेकिन छोटी आई ही लिख रहे हैं, किताब में ऐसे दिया गया है। अगर दोनों एलिल छोटी आई आ गया, इसका मतलब है कि एंटीजन बिल्कुल नहीं बनेगा, एंटीजन नहीं बनेगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? O होगा। अगर हम इस चीज को ध्यान में रखें तो हम बता सकते हैं कि पेरेंट से बच्चे में कैसे ब्लड ग्रुप का ट्रांसफर होता है। एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, ब्लड ग्रुप ए का दो जीनोटाइप, IA दूसरा IA छोटी आई। ब्लड ग्रुप बी का दो जीनोटाइप, IB दूसरा IB छोटी आई। ब्लड ग्रुप AB का बस एक ही जीनोटाइप, IA और ब्लड ग्रुप O का एक ही जीनोटाइप, छोटी आई। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि वंशागति, पेरेंट से बच्चे में ब्लड ग्रुप का ये किस तरह से ट्रांसफर होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं इनहेरिटेंस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, ब्लड ग्रुप सिस्टम। और इसमें हम लोग बहुत सारे केस को सॉल्व करते हैं, ज्यादा केस यहां पर फिलहाल नहीं बताएंगे, बस केस थोड़ा सिखा देते हैं। सिर्फ वन, माना फादर का ब्लड ग्रुप है A और जीनोटाइप है IA और IA। मदर का
ब्लड ग्रुप माना बी है, और जीनोटाइप IB और IB ऐसा है। तो होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है, जीनोटाइप पहला वाला ले लेते हैं IA, मदर का ब्लड ग्रुप बी है और उसका जीनोटाइप पहला वाला लेते हैं IB, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? फादर में स्पर्म जब बनेगा तो IA एलिल अलग स्पर्म में जाएगा, दूसरा IA एलिल अलग स्पर्म में जाएगा, और यहां भी जब ओवम बनेगा तो IB अलग होगा और IB फिर अलग होगा। जब ये दोनों जुड़ेगा तो बच्चे में आया IA और यहां से आया IB, और IA IB का मतलब ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB होगा। और अगर ये दोनों जुड़ता है तो भी इधर से आया IA, उधर से आया IB, और ये भी ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB होगा। अगर ये दोनों जुड़ेगा तो भी IA और IB, और ब्लड ग्रुप हो जाएगा क्या? AB। और ये दोनों जुड़ेगा तो भी IA और IB, और जब भी IA IB दोनों एक साथ आएगा तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB। ये बच्चे का ब्लड ग्रुप है। ये हुआ पेरेंट, ये पेरेंट का ब्लड ग्रुप, ये पेरेंट का जीनोटाइप, ये पेरेंट का गेमेट, और ये बच्चे का जीनोटाइप, और ये है बच्चे का ब्लड ग्रुप। तो हम यह लिख सकते हैं सब बच्चा का AB ब्लड ग्रुप, यानी कि बोलेंगे ऑल AB ब्लड ग्रुप, यानी कि जन्म लेने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप, टोटल का बच्चा का ब्लड ग्रुप क्या हो गया? AB। अब देखिए कि फादर का ब्लड ग्रुप A है, मदर का ब्लड ग्रुप B है, और बच्चे का ना तो A हो रहा है ना तो B हो रहा है, बच्चे का AB हो रहा है। तो यह जरूरी नहीं कि बच्चे का ब्लड ग्रुप सेम पेरेंट के जैसा होगा। पेरेंट के जैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, दोनों तरह का बात हो सकता है। अब जैसे बहुत जगह सुनने के लिए मिलता है कि बच्चा जो है ना, वो बच्चा में माता पिता का खून आता है। रियल में माता पिता का खून बच्चे में नहीं आता है। बच्चे का निर्माण तो एक फादर के स्पर्म और मदर के ओवम से होता है। अब स्पर्म ओवम में कहां से खून आ गया? स्पर्म ओवम में तो खून नहीं आता है ना, उसमें तो बस वो तो सेल है। स्पर्म ओवम जुड़ा, जायगोट बनाया, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर बच्चे का निर्माण होगा। मां के यूट्रस में भी जब बच्चा रहता है तो मां का खून बच्चे में नहीं आ जाता है। सिर्फ मां के खून का खाना पीना, जो ऑक्सीजन है, जो न्यूट्रिएंट्स है, यही सब प्लेसेंटा को पार करके बच्चे में आएगा, खून पार नहीं करता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, खून का प्लाज्मा, यह सब बच्चे में आता नहीं है। बच्चे में उसका खुद का खून बनता है। हां, सिर्फ जीन आता है, माता पिता का जीन बच्चे में आएगा, है ना। जैसे यहां पर पिता से आया IA, मां से आया IB, तो IA IB मिलकर के ब्लड ग्रुप AB बना दिया। तो बच्चे में जो ब्लड ग्रुप होता है वो माता पिता के जीन पर निर्भर कर रहा है। ऐसा नहीं कि माता पिता का खून बच्चे में आता है। इस कारण से बच्चे का खून पेरेंट के समान भी हो सकता है, ओ समान भी हो सकता है। एक दूसरे केस पर चर्चा करते हैं, है ना। थोड़ा तो 2-3 एग्जांपल देंगे, समझ में ज्यादा आएगा। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 की बात करते हैं। माना फादर का ब्लड ग्रुप क्या कर दें? A कर देते हैं, और जीनोटाइप कर देते हैं सेकेंड वाला IA और छोटी I, और मदर का ब्लड ग्रुप क्या कर दिए? B कर दिए, और जीनोटाइप बदल देते हैं IB और छोटी I। जब गेमिट बनेगा तो एक एलिल IA अलग हो जाएगा और दूसरा छोटी I अलग हो जाएगा, और यहां क्या होगा? IB अलग हो जाएगा और छोटी I अलग हो जाएगा। जब ये दोनों स्पर्म हम जुड़ के संतान बनाएगा तो यहां से आया IA और वहां से आया IB, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? AB बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा। अगर ये दोनों जुड़ता है तो IA और छोटी I, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? A, क्योंकि छोटी I तो O प्रभावी है, IA अपना प्रभाव दिखाएगा। छोटी I और इधर IB जुड़ेगा तो पहले IB को आगे कर देंगे, छोटी I O प्रभावित उसको पीछे कर देंगे। यहां ब्लड ग्रुप क्या होगा? B होगा। और अगर ये दोनों जुड़ता है तो छोटी I क्या होगा? ब्लड ग्रुप O हो जाएगा। तो एक बार A आया, एक बार B आया, एक बार AB आया, एक बार O आया। प्रत्येक को हम कहते हैं 25-25%। ये सब 25%, 25%, 25%, 25% सबको मिला के बोलेंगे 100%।
तो यहां पर एक बार आया ए, यानी कि 25% ए आया, कोमा एक बार बी यानी 25% बी आया, कोमा ए बी एक बार 25% ए बी आया, 25% ए बी आया, और फिर ओ आया कितना बार, एक बार, तो 25% ओ ब्लड ग्रुप। क्या यह समझ में आ रहा है? तो चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप का बच्चा जन्म ले सकता है। एक केस और सॉल्व कर देते हैं, केस 3 ना, केस 3 माना फादर का ब्लड ग्रुप क्या करें, ए बी कर देते हैं, और जीनोटाइप तो फिक्स है, एक ही होगा, आई ए और आई बी होगा, और मदर का ब्लड ग्रुप क्या कर दे, ओ कर देते हैं, तो ओ के लिए भी जीनोटाइप तो फिक्स है ना, छोटी आई होता है। अब गेमिट बनाते हैं, तो आई ए अलग हो गया और आई बी अलग हो गया, और यहां जब गेमिट बनाएंगे छोटी आई अलग, इधर छोटी आई अलग, जब ये दोनों जुड़ेगा तो आई ए और छोटी आई तो ब्लड ग्रुप होगा ए, यह दोनों जुड़ेगा तो आई ए और छोटी आई ये भी ब्लड ग्रुप होगा ए, ये दोनों जुड़ेगा तो आई बी और छोटी आई ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी, और ये दोनों जुड़ेगा तो आई बी और छोटी आई ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। 2 बार ए 2 बार बी, यानी कि बोलेंगे 50% ए एंड 50% बी ब्लड ग्रुप। तो उम्मीद करते हैं कि ये ब्लड ग्रुप की जो वंशागति हम लोग पढ़ रहे हैं ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि पेरेंट का ब्लड ग्रुप ऐसा है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा होगा, या बच्चे का ब्लड ग्रुप ऐसा आ रहा है तो उसके पेरेंट का ब्लड ग्रुप या फिर जीनोटाइप क्या हो सकता है। अगर इतना समझ में आ गया तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा वो जरूर बन जाएगा। तो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है यहीं पर। अगर स्क्रीनशॉट इसका आप लेना चाहते हैं तो हम स्क्रीनशॉट क्लिक करवा देते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके हम जल्दी इसको हटा देते हैं, आप रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक मन लगा पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।